दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS PCS में आपका स्वागत है। आप सामने देख रहे हैं विजन IAS की टेस्ट सीरीज है। किसके लिए है? UPSC के लिए है, ठीक है, जो कि आपका 2026 का एग्ज़ाम UPSC PT होने वाला है, उसकी टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं। ये आपका पहला टेस्ट था, ठीक है, पहला टेस्ट था और इसका हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम पार्ट दूसरा करेंगे और पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन किए थे और आज आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये सब हमने कर लिया था और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ बताई जाती है, जिससे आपकी अगर कोई दूसरा एग्जाम आए, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए, तो उससे आप टैकल करने की स्थिति में रहें एग्जाम में, ऐसा ना हो। और अभी आपके पास टाइम ठीक ठाक है, तो आप अच्छे से इसको एनालाइज और देख सकते हैं वीडियो को, और अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में। कॉपी कलम ले लीजिएगा। और हमने कर लिया था 50 क्वेश्चन तक, यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF के लिए आपको पता ही होगा, पुराने जो व्यूअर हैं टेलीग्राम से मिलेगा और लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था को लाभ माने जा सकते हैं? देखिए, इसमें आपको पॉलिटी और थोड़ा करंट के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला टेस्ट है, ठीक है, तो स्पेशली ये पॉलिटी का है, राज्य व्यवस्था संबंधित, और करंट के फिर क्वेश्चन थोड़े रहेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है? अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, स्थिर सरकार, या कार्यपालिका और विधायपालिका के मध्य टकराव की कमी, या फिर जनता के प्रति अनुक्रियाशीलता, ठीक है। तो क्या मतलब कौन सा संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि संसदीय ये हमारे इंडिया की होगी, और अध्यक्षीय बात करें तो ये चाइना की होगी सरकार, इस तरह से। तो इस डिफरेंट पूछा है कि संसदीय व्यवस्था की तुलना में जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, तो उसके लाभ क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो रही बात अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, तो ये तो आपका अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं। रही बात स्थिर सरकार, तो नॉर्मल सी बात है, जब मार्केट में एक ही शॉप होगी तो उसकी स्थिरता रहेगी, लोग उसी की दुकान से सामान लेंगे, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मार्केट का थोड़ा, तो ये भी इसकी व्यवस्था माने जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये संसदीय व्यवस्था में देखा जा सकता है, लेकिन जो अध्यक्षीय व्यवस्था है उसमें ना के बराबर है। जनता की राय के प्रति अनुक्रियाशीलता, आप खुद सोचिए, जब किसी एक कंपनी का मोनोपोली होगा मार्केट पे, तो वो जनता के प्रति क्यों रवैया अपनाएगा सरलता का, बल्कि वो अपनी मनमानी करेगा और अपनी जो मूल्य नीति या फिर अपनी जो स्ट्रेटजी है वो जनता पे जरूर थोपेगा। तो ये भी आपका नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी आप संसदीय जो व्यवस्था होती है उनमें ये दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ये दोनों हैं ये आपका अध्यक्षीय व्यवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2, तो आंसर है B के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नया एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, विचार करना है, और विचार करने के बाद इसमें से जो सही है वो बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक होती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है तो पहले आपको राष्ट्रपति आपातकाल के बारे में जानना जरूरी है। तो राष्ट्रीय आपातकाल ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? किसी भी समय एक दूसरी, मतलब इसको कभी भी इसको वापस ले सकते हैं, और ये कभी भी लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और इसमें मंजूरी की बात की आवश्यकता नहीं है, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक अधिकार है, वो उसकी मर्जी है, जब चाहे वो लगा सकता है, ठीक। तो ये वाला आपका गलत है, ठीक है, मंजूरी आवश्यक है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। बाकी अपने उस राष्ट्रपति के विवेक पे है कि वो क्या करता है, बाकी राष्ट्रपति का ये स्वविवेक की अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 3 वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करें, यदि संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन मान लो किया जाता है, तो आपातकाल 6 महीने तक नॉर्मली होता है, 6 महीने तक रह सकता है। और अगर 6 महीने में संसद मंजूरी दे देती है कि इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये पहले 6 महीने होता है, उसके बाद ये अधिकतम संसद के मंजूरी के बाद
अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ना कि कोई बाउंड्री है। 3 साल नहीं है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाता है। अब वो 3 साल हो सकता है, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने और 12 महीने, जो भी है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर सही पूछा है, सही इसमें आपके दोनों ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1, ना तो 1 और ना तो 2। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ये आपका सरकारी पोर्टल और उनके जो उद्देश्य हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। अन्न चक्र, स्कैन, अमृत ज्ञान, ठीक है, यहाँ पर दिए हुए हैं सब ये। तो सुमेलित पूछा है क्या है। तो पहली बात करते हैं अन्न चक्र की, ठीक है। अन्न चक्र जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल उपकरण है, ठीक है। नाम से ही क्या है, अन्न चक्र, ठीक है। अन्न चक्र की बात हो रही है, तो ये आपका सुमेलित है, ठीक है, क्योंकि पीडीए से संबंधित है ये, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद स्कैन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्कैन मतलब जैसे कुछ स्कैन करना हुआ, तो यहाँ क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावे सरल बनाना होता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो स्कैन पोर्टल था, ठीक है, ये राज्यों में जो सब्सिडी होती थी उसको प्रस्तुत करने के लिए 1 विंडो खिड़की के लिए प्रयोग किया जाता था। और यह पोर्टल नियम आधारित भी करता है, जिससे कि सब्सिडी जारी करने और निपटान हेतु सभी जो सुविधाएं हैं वो अच्छे से आम जनता तक पहुँचे और संचालन उसका सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये भी आपका सुमेलित है। अमृत ज्ञान कोश डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी गुणवत्ता और शिक्षा को बढ़ावा देना, क्या है, अमृत ज्ञान। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अमृत ज्ञान कोश है ये कार्मिक लोक सेवा शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने मिशन जो कर्मयोगी स्कीम थी उसके तहत ऐतिहासिक पहल की थी, जिसमें अमृत ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य जनरली जो भारत में प्रशासक हैं, यानी कि जो कर्मचारी हैं भारतीय सरकार के, और शासन संबंधी जो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करना था, ठीक है। तो मिशन कर्मयोगी के तहत अमृत ज्ञान कोश का निर्माण किया गया था, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। तो इसमें सुमेलित पूछा गया है, तो कितने सुमेलित हैं, पहला और दूसरा सुमेलित है, और ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। केवल 2 ही सुमेलित हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है और गैर नागरिकों विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। ये कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा है कौन सा इंडियन सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब उपलब्ध है, और कौन सा जो OIC है, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उनके लिए कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे निजता का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार, तो क्या ये गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है, गैर नागरिकों या विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जो निजता का अधिकार है ये आपका उनके लिए भी कहीं ना कहीं उपलब्ध भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही उपलब्ध है, ठीक है, ओनली इंडियन के लिए उपलब्ध है। तो ये तो आपका हो गया। उसके बाद धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये क्या दोनों के लिए उपलब्ध है, तो जी नहीं, दोनों के लिए तो उपलब्ध नहीं है, ठीक। शांति सम्मेलन का अधिकार, तो ये आपका दोनों के लिए उपलब्ध है। तो आपका दूसरा और चौथा ये आपका उपलब्ध है, केवल भारतीयों के लिए, नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये 2 हैं, ये जो सिर्फ ओनली इंडियन के लिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। आई थिंक आप लोग चीज़ें समझ में आ गई होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है, ठीक है, एकात्मक विशेषता नहीं है। एकल संविधान, आपातकालीन संविधान, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनीयता, ठीक है। तो क्या पूछा है,
नहीं पूछा है, एकात्मक विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो जो ये दो सदनीयता है ये आपका एकात्मक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब आ गया है तो मैं ब्रीफली थोड़ा बताता हूँ एकल संविधान जनरली क्या होता है। ठीक है, समान तौर पे क्या होता है कि जो परिसंघ बनता है, राज्यों को जो केंद्र में अलग अलग अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार होता है, और इसमें भारत में राज्यों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है जो एकल संविधान का है। ये आपका अमेरिका वगैरह में देखने को मिलता है जनरली। और भारत में संविधान में न केवल केंद्र और संविधान के बल्कि राज्यों का भी संविधान भी उसमें होता है। केंद्र और राज्य दोनों में एकल ढांचे के भीतर ही कार्य करने का अधिदेश दिया जाता है, तो ये नहीं है। आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं? आपातकालीन प्रावधान तीनों, जैसे हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो 3 प्रकार की आपात स्थितियाँ होती हैं, एक तो राष्ट्रीय, एक राज्य और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो आपातकाल के दौरान क्या होता है, जब केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और सारी जो भी संपूर्ण देश का जितने भी राज्य उनकी जो सत्ता है वो केंद्र अपने हाथ में ले लेती है, और जो राज्य होता है वो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। और यह स्थिति संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तन कर देती है, और इस तरह से क्या होता है कि परिवर्तन किसी भी अन्य परिसंघ में नहीं पाया जाता है। और रही बात ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसी के लिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं इस समय। ठीक है, जिसका आप एग्जाम देंगे 2026 में। तो ये भारत और केंद्र राज्यों की अपनी अलग अलग सेवाएं हो सकती हैं, जैसे कि यूपीएससी का ये हम कर रहे हैं भी, और इसी का सिलेबस भी आपका यूपीपीएससी में देखने को मिलता है। ठीक है, जो सीबीपीएससी हो गया, झारखंड पीएससी हो गया, तो ये अलग अलग सेवाएं, केंद्र राज्य की अपनी अलग अलग सेवाएं हो सकती हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जैसे कि यूपीएससी, इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस से भी अधिकारी चुने जाते हैं, और ये केंद्र में राज्य में दोनों में समान होता है। ठीक है, और इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और अन्य प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। साथ ही इन पर अंतिम नियंत्रण भी केंद्र का ही होता है। ठीक है, और इस तरह से ये सेवाएं संविधान के तहत संघवाद के निर्माण में उल्लंघन संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन थे, बाकी इसका आंसर आपका डी है। आगे चलते हैं। और जो द्विसदनीयता है ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। ठीक है, संघीय विशेषता है। सशस्त्र बलों का मूल अधिकारों के प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र बलों पर मूल अधिकार के संदर्भ के प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और नियंत्रण निरस्त दोनों कर सकती है। सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल हैं और सशस्त्र बलों को गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो सशस्त्र बलों के जो सदस्य होते हैं वो अभिव्यक्ति में सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारी भी शामिल होते हैं जो गैर लड़ाकू होते हैं, जैसे नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह से ये नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जो भारतीय सेना है उसमें और भी बहुत सारे उनकी सर्विस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी लोग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, नाई, चौकीदार, बावर्ची वगैरह इत्यादि। तो ये आपका नहीं है, बाकी ये सही है। एक ऐसा जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के बाद कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, वे 5 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। राज्य सूचना आयुक्त की देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। ठीक है, तो आपका पहला वाला तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और रही बात दूसरी की बात रही, तो जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते होते हैं वे सेवा शर्तें वो निर्वाचन आयोग के समान होती हैं। ठीक है, किसके समान होती हैं? निर्वाचन आयोग के समान होती हैं, न कि उच्च न्यायालय के समान होती हैं। तो ये आपका गलत है, बाकी ये तो बिल्कुल एकदम राइट है। एक के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के बाद इसमें से सही नहीं है वो बताना है।
यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये एक संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो क्या ये सही है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं ही ये सही है। लेकिन जो ये पहला वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका गठन 1964 के केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये आपका गलत है। गलत कौन सा है? तो एक ही गलत है। ठीक है, ध्यान देंगे, ए ही गलत है। यही आपका आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। कैग की बात हो रही है, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा निम्नलिखित में से कौन सा निकाय की लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकता है? यानी कि जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है कैग, वो इनमें से किसके निकायों की लेखाओं की परीक्षा कर सकता है? तो इसमें कूट दिए गए हैं। संघ सरकार के मंत्रालय, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तो जी हाँ, इन दोनों को कर सकता है। राज्य की सहकारी समिति, ठीक है, राज्य की सहकारी समिति, तो इसका ये नहीं करता है। जब इसका ये नहीं करता है तो कौन करता है? क्योंकि जो कैग है वो राज्य की सहकारी समिति की लेखाओं का परीक्षण नहीं कर सकता है, बल्कि जो राज्य विधानमंडल की सहकारी समिति की लेखाओं के परीक्षा के प्रावधान करती हैं, और जो प्रत्येक सहकारी समिति होती है उसकी लेखा परीक्षा सहकारी समिति जो होती है उसके सामान्य निकायों द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो कैग इसकी नहीं करता है। जो राज्य की सहकारी समिति होती है, बाकी संघ के राज्य के मंत्रालयों की करता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो होते हैं उनके भी करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। पूछा क्या है? सही पूछा है। तो सही क्या है? 1 और 2 है। ठीक है, सही क्या है? 1 और 2 है। तो 1 2 किस में है? बी वाले ऑप्शन में आपके हैं। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से आपका कौन सा सही है? उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रावर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है न केवल मूल अधिकारों के प्रावर्तन के रिट करता है, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ही ये राइट है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय भारत सरकार के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। इसको हम थोड़ा भी क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। थर्ड क्या है? यद्यपि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है, किंतु जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो क्या बोल रहा है इसमें? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर रिट की, तो क्या होता है कि जो उच्चतम न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी तो कर सकता है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो सिर्फ केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार में करता है। ठीक है, केवल अपने जो उच्च न्यायालय है वो केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार में कर सकता है। ठीक है, न कि ऑल ओवर संपूर्ण राज्य क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, मतलब जो स्टेटमेंट है। और आंसर सही क्या है? 1 और 2 आपके सही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा
और माफ़ कीजिएगा 1 और 2 नहीं, 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही, यही तो गलत था हमारा, दूसरा तो गलत था, ठीक है। हाँ, तो 1 और 3 कहाँ है? अपने सी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस परिदृश्य के में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक क्या है? केवल 2 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों की दी गई संख्या के साथ पारित नहीं किया सकता। न्यूनतम 150 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। कम से कम 276 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? कम से कम 276 सदस्य होने जरूरी हैं, यही आपका आंसर है। बाकी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में NGHM के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है और इस संदर्भ में नेशनल हाइड्रोजन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, विचार करना है। अब इसमें से कितने सही हैं ये बताना है, ठीक है, कितने सही हैं ये बताना है। यह मिशन नवीनतम एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ही सही है ये 1 नंबर का, ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो योजना थी ये 2023 में शुरू में आई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 10 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है, ठीक है। इस मिशन के उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन को लक्षित करके उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 mm CO2 उत्सर्जन गैस में कटौती करनी है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसमें से एक ही सही है, इन दोनों में से एक ही सही है, तो कौन सा सही है? पहले की देखें तो इस मिशन का लक्ष्य 2030 10 वर्ष बोल रखा है यहाँ पे, जबकि जो 2030 तक मिशन को परिणाम किया गया है, क्या किया गया है कि लक्ष्य रखा गया है कि भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता है वो हर साल 5 MMT तक पहुंचाने की संभावना है, जिसमें जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होनी चाहिए। और इस मिशन में जो लक्ष्य है वो 2023 तक 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के जीवाश्म आयात में कमी लाना है, ठीक है। इसलिए ये आपका गलत है, ये वाला गलत है, ठीक है। लेकिन ये वाला आपका बिल्कुल एकदम राइट है। तो कितने सही हैं इसमें से? ये सही था और आपका ये सही है, लेकिन ये वाला गलत था। तो कितने सही हैं? सिर्फ 2 ही सही हैं, ठीक है, 2 सही हैं। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है और विचार में कौन सा इसमें से सही है। इसके संचालन की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। संचालन की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब इसे राज्य में लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है, इसकी भी अवधि होती है। आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है, सिर्फ 2 ऑप्शन हो जाएगा। अब आ गया है तो इसके बारे में बात थोड़ा कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है तो कब होती है? जब लोकसभा का विघटन हो जाता है या उद्घोषणा को स्वीकार किए बिना ही लोकसभा में 2 महीने के भीतर विघटित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन में
की घोषणा करने की बात होती है। और ऐसे स्थिति में जो लोकसभा का पुनर्गठन होता है उसके बाद पहली बैठक से 30 दिन तक बनी रहती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे होता है 30 दिन तक होता है, इसमें क्या बोला है, निर्धारित ही नहीं होती है, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। और रही बात संसद में अगर 2 सदनों में अनुमोदन कर दिया जाता है तो जो राष्ट्रपति शासन है वो 6 महीने तक रह सकता है, जारी रह सकता है, और इसे इसके बाद संसद द्वारा इसके 6 महीने पर इसको दोबारा अप्रूव किया जाता है और अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आगे चलते हैं। भारतीय और ब्रिटिश राज व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कितने सही हैं। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में की संप्रभुता बरकरार रखी है। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसद की संप्रभुता बरकरार रखी है। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन और भारत में काफ़ी अंतर है, तो ये आपकी बिल्कुल ही गलत है। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में मंत्रियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये भी आपका ऐसा नहीं है, भारत में नहीं है, ब्रिटेन में होगा। भारत और ब्रिटेन में सदन के अध्यक्ष चुने जाते हैं, बाद में अध्यक्ष राजनीतिक दल से इस्तीफा दे सकता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो तीनों ही आपकी गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगर दोनों की कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो भारत और में ब्रिटिश राजतंत्र व्यवस्था की जगह गणतांत्रिक व्यवस्था है, आप जानते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी कि वर्तमान क्या राष्ट्रपति होते हैं, निर्वाचित होते हैं, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ राजा रानी होते थे, वंशानुगत होते थे, यानी कि किंगशप व्यवस्था वहाँ पे आज भी लागू है, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद व्यवस्था की जो संप्रभुता है के सिद्धांत है पर आधारित होती है, जबकि जो भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में क्या है कि संसद लिखित संविधान है, संघीय प्रणाली है, न्यायिक समीक्षा है, मूल अधिकारों के कारण सीमित है और प्रतिबंधित शक्तियों को प्राप्त है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आप जानते ही होंगे ब्रिटेन में किंगशप प्रणाली आज भी लागू है और आपके भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, ठीक है। और अगर बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, दोनों के मंत्रियों के राष्ट्राध्यक्ष आधिकारिक कृत्यों के प्रति हस्ताक्षर करना होता है आवश्यक है। तो क्या होता है कि जो ब्रिटेन में जो मंत्री होते हैं उनके जो विधिक उत्तरदायित्व है की व्यवस्था है, और जबकि जो हमारे भारत में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और तीसरे की बात करें, सदन के अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष तटस्थ सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित होने के बाद अपने जो राजनीतिक दल होता है उससे इस्तीफा वो दे सकता है। लेकिन जो हमारे भारत में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष पद पर चयनित होने के उपरांत अध्यक्ष को अपना राजनीतिक दल से इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाता है। तो कितने सही हैं? कोई सही नहीं है, 0 सही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, भारत और ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रणाली है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेणु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत औपनिवेशिक इतिहास में रानी वेलु नाचियार को निम्नलिखित में से किस कारण से स्मरण किया जाता है? इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने इनको श्रद्धांजलि दी है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। वह शाही परिवार की ऐसी महिला थी जिन्हें शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। उन्होंने बिहार में जनजातीय उत्थान का एक आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने स्वदेशी कारीगरी और उद्योग पुनरुत्थान में योगदान दिया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। तो पहली बात, हमें रानी वेणु नाचियार के बारे में थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये कौन थी? अगर इनकी कार्यकाल की बात करें, थोड़ा पेन को चेंज करते हैं, अब लिख ही देते हैं, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये लगभग इनका जो पीरियड टाइम था वो 1730 से अप्रोक्स 1796 के आसपास था, ठीक है। और ये कौन थी? ये एक्चुअली में तमिलनाडु से हुआ, मतलब ये थी, बिलोंग करती थी। और तमिलनाडु के जो रामनाथपुर है कि ये राजकुमारी और रामनाथ राज के शासक की पुत्री हुआ करती थी, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की रामनाथपुरम की राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक है। उनके पिता का नाम लगभग क्या था? रामनाथ था, ठीक है। और ये तमिल लोगों के बीच ये वीरांगमाई के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो इनको जो तमिल क्षेत्र में इनको वीरम गई के नाम से लोकप्रिय हुई। और अपने जो उनके पति हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात वह शिवगंगा राज की शासका बनी थी उस समय। और वे फ्रेंच और अंग्रेज़ों और उर्दू जैसी कई भाषाओं में उनको महारत हासिल थी और वो बहुत सारी चीज़ें जानती थी, ठीक है। और वह ऐसी पहली महिलानी थी जिन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, ठीक है। क्या किया था? ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। और उन्होंने हैदर अली और गोपाल नायकर के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया? वो अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। जो हैदर अली और गोपाल नायकर हैं, ये उस समय के क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, ठीक है। और उन्होंने पहला मानव बम बनाया तथा बहुत सारे प्रशिक्षित महिलाओं को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी और सेना गठित की थी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, रानी वेलु नाचियार के बारे में, ठीक है। तो ये 17वीं सदी की बात है जब कि इनके बारे में है। और ये यहाँ पे मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, ठीक है। तो इन्हें भी क्या बताया मैंने कि वह शाही परिवार की ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, ठीक है। तो यही बिल्कुल एकदम आपका राइट है और इनसे कोई मतलब है नहीं। कमेंट बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, ठीक है। कमेंट बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथनों पर विचार करने के बाद कितने सही हैं वो बताना है, ठीक है। उनकी नियुक्ति, उनकी यानी महाधिवक्ता की जो राज्य का है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल राइट है, एकदम राइट, ठीक है। आर्टिकल 165 के तहत ऐसा प्रावधान दिया गया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होनी जरूरी है, ठीक है। कितनी वर्ष होनी जरूरी है? 35 वर्ष होनी जरूरी है। चलो इसको भी बाद में देखेंगे। उसके वेतन भत्तों को राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब राज्य का महाधिवक्ता है तो राज्य के द्वारा ही उसका वेतन भत्ते निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। लेकिन जो ये 35 वर्ष की बात हो रही है, ये क्या है कि जो महाधिवक्ता की पात्रता की जो शर्तें होती हैं वो न्यूनतम आयु सीमा शामिल नहीं है उसमें, ठीक है। उसमें किसी भी एज ग्रुप का आदमी ऐसा बन सकता है और वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ शर्तें हैं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य अपनी योग्यता रखता हो, ठीक है। और अगर आसान भाषा में देखा जाए तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और लगभग 10 वर्ष या न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव से थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो जो एज क्राइटेरिया है ये इसमें मैटर नहीं करता है, तो इसलिए ये आपका गलत है। और बाकी 1 और 3 आपके सही हैं, यानी कितने सही हैं? तो 2 सही हैं। बी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा वो कम बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग अगर जुड़े रहते हैं और अच्छा लगता है मुझे भी, तो आपके लिए अच्छे से और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पे या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी है, तो आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें ताकि आपके लिए और भी रिफॉर्म किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है और इसमें क्या बताना है? संविधान के कौन से भाग में अंतर्गत मूल कर्तव्य है, ठीक है। कौन सा मूल कर्तव्य है? संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श संस्थाओं का आदर करना, ठीक है। और ये आपका 51 नहीं है, ये थोड़ा गिनती है जो होती है। ये आपका 51 एक के अंतर्गत आता है भाग, ठीक है। 51 एक के अंतर्गत आता है।
वो तो मैं बताता, लेकिन मैं कर लिख देता हूँ, थोड़ा समझने में अच्छा होगा। तो क्या था? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका आता है। नदियों और वन्य जीव की रक्षा में संवर्धन करना, तो ये भी कर्तव्य है। समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, तो ये इससे संदर्भित नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि बी के हो जाए और आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो आपको बताना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती संविधान के से प्रेरित है। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, सही पूछा है। ठीक है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में कथनों को विचार करना है। तो जो आपका पहला दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये आपका बिल्कुल ही सही है। सही है तो किस लिए सही है कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जो मूल कर्तव्य है उनको शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जो कर्तव्य है ये यूएसएसआर मतलब क्या है? रूस से है। ठीक है, रूस से, रशिया से है। ठीक है, उससे ये प्रेरित था। और अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों पर निर्भर करता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो संविधान है कि जो अधिकार हैं उसका प्रयोग को कर्तव्य की पूर्ति पर निर्भर या स्पर्श नहीं बनाता है। यह दर्शाता है कि जो मूल कर्तव्य को शामिल करने से हमारे मूल जो संविधान है या अधिकार है और की स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, बाकी ये सही है। एक ही साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है? ठीक है, तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। ठीक है, जो कि कब होता है? ये होता 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था। और रही बात राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना, राष्ट्रपति की सलाह पे मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति की सलाह पे बाध्यकारी है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की द्वारा दे गई सलाह के अनुरूप ही कार्य करेगा, जिसमें राष्ट्रपति के लिए विवेकाधिकार की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, और आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ऐसी सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था। कौन सा? आर्टिकल 74 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, और अगर बात करें इसके अलावा तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन भी हुआ था और इसमें भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए एक बार उनकी सलाह पर ही पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से विचार कीजिए और सही वाले को बताना है। विचार करने के बाद, संसद संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल गलत है। केवल संसद ही निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं है। जी नहीं, दोनों ही गलत है। सही पूछा है, दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही नहीं सही है। अब क्यों नहीं सही है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, संविधान पंथ निरपेक्ष की प्रकृति संशोधन कर सकती है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब आते हैं एक मामले पे। कौन सा मामला है वो? 1973 का है। आपने अगर पहले वीडियो देखी होगी, पहला पार्ट, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ था, केशवानंद भारती नाम भारत सरकार। ठीक है, 1973 का। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित जो मूल संरचना का सिद्धांत है में संविधान की कुछ जो मूल विशेषताएं होती हैं उसका यहाँ पे उल्लेख या फिर उनमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, संविधान में जो पंथ निरपेक्ष की प्रकृति को संसद द्वारा संशोधित बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जो मूल संरचना के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि जो यह मूल संरचना है वो सिद्धांत का ही हिस्सा है, संविधान के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए ये आपका सही नहीं है। अगर दूसरी की बात करें, केवल संसद निर्णय ले सकती है, तो क्योंकि ये संसद निर्धारण करना कोई मामला या मूल संरचना का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यह न्यायपालिका के विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार क्षेत्र है।
संसद यह निर्णय नहीं ले सकती है कि इसमें परिवर्तन करना है या नहीं कर सकता है, कि मूल संरचना क्या है। ठीक है, ये केवल ये बताएगा कौन, न्यायालय बताएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके गलत हैं। डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। निम्नलिखित पर विचार करना है और विचार करने के बाद जो सही है उसको बताना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद के प्रावधान करता है। तो बिल्कुल ही सही है ये भी। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी पद के प्रावधान करने की बात कही गई है और भारत के सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल यह भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि जो जनरल है उसे निजी कानूनी की प्रैक्टिस करने से वाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके राइट है और सी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ इतना एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं मटेरियल। अभी मटेरियल है मतलब वो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मटेरियल काफ़ी है, लेकिन इसमें कोई इतना आपका जो ज़रूरी है वो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं जबकि एग्जाम की दृष्टि से इतना हो। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी इसमें मेंशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई और इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। और क्या विचार करना है, कितने भूजल संदूषक हैं। ठीक है, कितने भूजल संदूषक हैं। अगर इसका आप समझ नहीं पा रहे हैं तो एक बार थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। क्या बोला है, हाउ मैनी अबव मेंशनड आर द ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेंट्स। ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड या और नाइट्राइट। ठीक है, तो ये चारों ही भूजल संदूषक हैं। ठीक है, चारों हैं, यानी कि डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके किनारे के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। किसके लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची हेतु किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने हेतु, नए मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु। ठीक है, संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है हेतु ये तो बिल्कुल नहीं पूछा है ना, हाँ, तो नहीं है इसमें भी। और रही बात किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करने हेतु तो ये भी नहीं है, विधेयक की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है, लेकिन जो नए मूल कर्तव्य को शामिल करना है इसके लिए आपका संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 और 2। आगे चलते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है। तो ये अपने करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपने जानते होंगे, करंट अफेयर का आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग क्या होता है एक्चुअली में, ब्लू फ्लैग होता है कि जो समुद्र में क्षेत्र होते हैं, समुद्री क्षेत्र होते हैं, वहाँ की जो स्वच्छता मानकों हो उनको ब्लू फ्लैग के लिए ज़्यादा होता है, पर्यावरण संबंधी जागरूकता के लिए दिया जाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए एक लाइन में तो स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी जागरूकता को सुनिश्चित करने के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम किया जाता है और इसमें लगभग 33 या 34 आई थिंक 33 ये मानदंडों को पूरा करना कंपल्सरी रहता है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग क्या है, समुद्री तटों और मरीन स्वच्छ मानकों को से है, तो इसको हम कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरा सारे पढ़ेंगे, क्या पता किसी और में अच्छे से हो। बाद में स्नान घाटों, जी नहीं, स्नान घाटों से मतलब समुद्र से मतलब है। नौसेना रक्षा खरीद, ये कोई मतलब नहीं है। जलीय आहार उत्पादन वाले उद्योग की बात होगी यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। तो समुद्र तो इसी में है। ठीक है, तो एक साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल संरचना का तत्व माने जा सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनना है। क्या बोला है,
भारतीय संविधान के मूल संरचनात्मक तत्व माने जा सकते हैं? संविधान की सर्वोच्चता, तो बिल्कुल ये भारतीय संविधान की सबसे मूल संरचना माना जा सकता है। ठीक है, सबसे मूल श्रेष्ठ कौन है? संविधान है। ठीक है, संविधान को शक्ति किससे मिलती है? तो भारत के लोगों से मिलती है। ठीक, शक्तियों का पृथक्करण, तो जी हाँ बिल्कुल भारतीय संविधान में ये भी देखा जा सकता है और अच्छे खासा देखा सकता है। न्यायिक समीक्षा, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, तो बिल्कुल तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं। डी को मानेंगे, आगे चलेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेंगचू-1 क्या नेंगचू-1 नामक विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत की है? नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, नेंगचू, तुक्का भी मार सकते हैं तो आप तो इसमें। क्यों नेंगचू? ऐसे नाम कहाँ में दिखते हैं? चाइना में दिखते हैं। ठीक है, चाइना में मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है कि जनवरी 2025 में चाइना में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़न ऊर्जा वायु भंडारण परियोजना लॉन्च होती है, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेंगचू-1 रखा गया था। ठीक है, और यह विश्व की पहली 300 मेगावाट की संपीड़न ऊर्जा भंडारण प्रदर्शन परियोजना है इसमें। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से जो चाइना के हुबेई प्रांत के जो यंग चेंग स्थित जो ग्रिड थी, मतलब वहाँ पे ग्रिड लगा रखा है इन लोगों ने, उसको पूरी तरह से इसमें जोड़ दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इसके साथ साथ विद्युत स्टेशन वाणिज्यिक परिचालन के लिए आधिकारिक शुरुआत भी कर दी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था नेंगचू-1। ठीक है, जब आप उल्टे उल्टे नाम देखें तो आँख बंद करके चाइना को मार दीजिए। ठीक है, चाइना होगा या फिर दक्षिण कोरिया हो सकता है, इन्हीं दोनों में से होगा। ठीक है, बाकी अधिकतर चाइना ही होता है। ये तो भाई यहाँ पे ऐसे ही हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत आप वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें नहीं थे? तो नॉर्मल सी बात है, ये हमने अच्छे से कराया था आपको फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, राष्ट्रपति में होगी, इसमें कुछ ना बताने वाला है नहीं। ठीक है, आर्टिकल भी यहाँ पे दिया हुआ है। बस आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के सभा के संदर्भ में निम्नलिखित समिति राज्यों को समझौता करने वाली समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, समितियां हैं, उनको अच्छे से थोड़ा देख लेंगे, समितियों को देखना जरूरी है। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी, संघीय समिति ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। ठीक है, प्रांतीय समिति पटेल जी के पास थी। तो बहुत सारी समितियाँ हैं, इनको हम पॉलिटिकल क्लास में अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुदेशों के समान है? क्या बोला है? कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची या फिर DPSP यानी कि राज्य के इन नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में अनुदेशों के समान कौन है? तो ये है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, मतलब मेरे पास है लेकिन जितना ज़रूरी है उतना आपको इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं। आपको लगेगा कि आप मेरे पास नहीं मेरे पास है, लेकिन इसमें आपका जितना ज़रूरी है ऑलरेडी है, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं ना कि क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एक सेकेंड, JSPSC के संदर्भ में निम्नलिखित चल गई। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग या एक संवैधानिक निकाय है, या एक संवैधानिक निकाय है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। या अपनी वार्षिक रिपोर्ट
राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं, बल्कि ये सही है। ठीक है, और जो इसमें ऑप्शन फ्रेमिंग है ये थोड़ा कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, एक सेकेंड, वेट, यहाँ देखो, इसीलिए तो क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पूछा है, इसलिए तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखो मुझसे गलती हो गई, सही नहीं पूछा है, और मैं वही बोल रहा हूँ क्वेश्चन फ्रेमिंग में कुछ गलती हो गई है। 2 वाला ऑप्शन था ही नहीं कहीं, मैं 2 ढूंढ रहा था। हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग सही है, तो सही नहीं पूछा है। तो सही नहीं क्या है, एक तो आपका ये वाला सही नहीं है, उसके बाद आपका ये सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक हो जाता है मिस्टेक, एनीवे। तो इसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या, आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए, बाकी चलो फिर भी थोड़ा बता देते हैं। तो पहले ऑप्शन है, संवैधानिक निकाय की बात हो रही है। ठीक है, तो संविधान में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होती है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और इसके गठन के प्रावधान किया गया है, और जो हमारा यूपीएससी है जिसके लिए हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस सर्विसेज का गठन जहाँ सीधे संविधान द्वारा किया जाता है। वहीं जो जेपीएससी का गठन है वो राज्य के विधानसभाओं के आग्रह पर संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है वो पहले संसद से इसके लिए अप्रूवल करेंगे, फिर संसद इसका गठन करता है। ठीक है, तो ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। और रही बात अपनी रिपोर्ट, ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जेएसपीसी से वो अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपता है। नॉर्मल सी बात है, जब राज्य की सेवाएं हैं तो राज्यपाल को ही सौंपेगा, और प्रत्येक राज्यपाल इसे राज्य के विधानमंडल में दे देता है। ठीक है, बस चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है, और इसमें से जो सही होगा उसे आपको बताना पड़ेगा। यह भारत की विधि शासन के मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 की बात हो रही है, या एकमात्र मूल अधिकार है, नहीं भाई, जो प्राकृतिक निरपेक्ष और भी अधिकार हैं, ये आपका वैसे ही गलत है, बाकी ये आपका सही है। ठीक है, तो कुछ नहीं सोचते हैं, ऐसे साथ जाएंगे और आगे बढ़े। क्या बढ़ते हैं आगे, इसमें कुछ इतना है नहीं बताने के लिए। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करने के लिए बाद सही को बताना पड़ेगा। संविधान सभा का गठन माउंट एबू योजना के तहत हुआ था। माउंट एबू योजना के तहत हुआ था, ऐसा होता क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये तो बिल्कुल ऑड इन आउट वाला हो गया। इसमें क्या पूछा गया है? सही पूछा है। हाँ ठीक है, फिर ये आपका गलत है। इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी सदस्य नहीं होगा, ये भी गलत है। अब भले ही ना हो, लेकिन उस समय तो था। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हैं। सही पूछा है तो दोनों ही सही नहीं है। डी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। तो रही बात कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत, जो 1986 में, और माफ़ कीजिएगा 46 में, हाँ 46 में संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, और ये माउंट एबू का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं है। तो गठन का होता है 1946 में होता है, और किसके? कैबिनेट मिशन के सुझाव पे। और आंग्ल भारतीय की बात, ठीक है, तो संविधान सभा में वैश्य मताधिकार के आधार पर भारत में जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया गया था। लेकिन जब भारतीय समाज की वर्गों की बात करें, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो भी जातियाँ हैं और अनुसूचित जाति के लिए, इन सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व भी इसमें शामिल थे। ठीक है, तो थे इस समय, और ये दोनों गलत थे। इसलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? लोकसभा में साधारण बहुमत पारित के साधारण कानून से, राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन संकल्प द्वारा, तो बिल्कुल आपका यही है, एकदम राइट है। और आर्टिकल 312 के तहत ये इसमें दिया गया था। 312 में इसमें कोई बताने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और किस अधिनियम में ये विशेषताएं दी गई थी जो इनमें दिया है। वायसराय को भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया था। वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया था। इसे भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। ध्यान दीजिए, अगर हमने पढ़ा है ये, ठीक है। ये सब किस में बात हो रही थी? भारत शासन अधिनियम 1858 की बात हो रही है, ठीक है, 1858 की बात हो रही है। इसमें निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त करना था। तो बिल्कुल ये तीनों ही आपका भारत शासन अधिनियम से मैच करती है, ठीक है। इसकी मैंने पॉलिटी की अच्छे से आपको चीज़ें बता रखी हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा, इसमें कुछ इतना बताने के लिए नहीं है। आगे चलते हैं, जो बताने के लायक था वो सारा आपका इसी में दिया हुआ है। 1-2 पॉइंट और हैं, बाकी वो पॉइंट आपको क्लास में देखने को मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित कदम कौन सा सही है और सही उत्तर को चुनना है। संघ लोक सेवा आयोग, इसे चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत किया जाता है। तो संघ लोक सेवा थोड़ी करता है, डीओपीटी डिपार्टमेंट करता है। ये कौन करता है? डीओपीटी डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो ये गलत है। अब इसी की तैयारी कर रहे हैं, इसी के बारे में पता नहीं हुआ तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। यह अपने कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है। प्रतिवर्ष थोड़ी करता है। ये ऐसा क्या होता है कि जो प्रतिवेदन हो उस मामलों को ये संबंध में यदि कोई हो तो इसमें सलाह की स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि ऐसी अस्वीकृति के कारण ये स्पष्ट वाले ज्ञापन सहित उसे प्रतिवेदन के रूप में संसद के समक्ष रखवाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति आदेश पर इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर इसका कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। कार्य क्षेत्र का विस्तार क्या है? टी कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है और विचार करने के बाद कौन सा सुमेलित है वो बताना है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। किसी राज्य के नाम पर परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संसद पर पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? ये गलत है, यही सही है, बी होगा आंसर, ठीक है। ये आर्टिकल 4 में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 4 में दिया गया है। क्या दिया गया है कि स्वयं यह घोषित किया गया है कि जो नए राज्य में प्रवेश का गठन है और नए राज्य के गठन को मौजूदा जो राज्य है के क्षेत्र हैं और सीमा है उनके नामों से परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कानून साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाता है। सही पूछा है तो सही सिर्फ 2 है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है और उपयोग में कितने उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये क्वेश्चन फंसाता है, इसके लिए आपको टू द पॉइंट होना चाहिए। इसमें आपका कोई भी जो होता है बहुत कम ही ट्रिक वगैरह लगती हैं। ट्रिक वाले क्वेश्चन हम करेंगे यूपीएससी के लिए, अभी तो टाइम है। और इसके लिए मैं आपको जितने भी टेस्ट सीरीज होती हैं जो ठीक ठाक टेस्ट सीरीज है अलग अलग क्वेश्चन उनको तो कहूँगा ही करूँगा। और यूपीएससी की जितने भी पेपर हैं अभी तक हुए हैं, आई मीन जो लेटेस्ट ट्रेंड में है या फिर थोड़े और पुराने ट्रेंड जैसे कि 2014 से, तो 2014 से लेके जो इधर का है 13 से सारे जो पेपर है ट्वेल्व उनको भी चेक करेंगे और उसी में हम समझेंगे क्या समझेंगे कैसे हमें हर ट्रेंड करना है, ठीक है। तो ये क्या था? उद्देशिका की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या ले गए था? तो उद्देशिका में यहाँ पे आर्थिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों ही आपका उद्देशिका में देखने को मिलती हैं, यानी कि चारों ही एकदम राइट हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है
और इनमें से लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद के लिए मनोनीत किया था। ठीक है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव। ठीक है। तो मनोनीत किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, किसको? इन तीनों लोगों को ही किया था। ठीक है, तीनों लोगों को ही किया था। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जानना जरूरी है। क्या हुआ कि 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम ने वायसराय को आपात के दौरान बिना काउंसलिंग की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए मतलब ड्यूटी पर लगा दिया। और ऐसा अध्यादेश की जो अवधि होती है वो मात्र 6 महीने थी। और क्या हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, यहीं से ही 1861 ही। और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। और क्या हुआ, 1862 में तत्कालीन वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय राजाओं, कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। ठीक है, विधान परिषद मनोनीत किया, तो ये तीनों ही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में विचार करना है, और ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया ही है और ये फिर से आ गया। अच्छी बात है, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, वो अलग था। और सही बताना है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जा सकती है। वित्तीय आपात की घोषणा को दोनों सदनों विशेष रूप से वापस लिया जा सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा केवल एक बार गलत है, ये गलत है। ठीक है, सही है। तो भी वित्तीय आपात की घोषणा पहली बात तो एक बार भी नहीं हुई है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। ठीक है, ये गलत है। अगर आप वित्तीय आपातकाल की बात करें, मैं बता दिया वैसे, फिर भी ये आपका 360 आर्टिकल में आता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल साधारण बहुमत से, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है उसको स्वीकृति देने के प्रस्ताव संसद में किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो ये आपका तो सही है। ठीक है, ये सही है। यहाँ भी साधारण बहुमत यानी समान साधारण बातें की है, तो ये आपका सही है। ये तो आपका गलत ही था, 3 निकाल देंगे, बाकी बचा 2, तो जब ये सही है तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में बताना है, और इसमें से कितना सही, ये वाले क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक अनिश्चित सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही एकदम राइट है। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान करता है, तो जी नहीं। जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये 5 है जो गलत लिखा हुआ है। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अधिनियम जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 में अनुसार जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के सदस्य होते हैं उनके वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। ठीक है, इसमें पूर्व प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था, जिसके अनुसार मुख्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। मतलब ये 2019 से पहले वैलिड थे। ठीक है, 2019 से पहले वैलिड थे, लेकिन 2019 के बाद ये नहीं है। तो ये गलत है आपका, ये गलत है। सही क्या है? सिर्फ एक सही है। एक साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ध्यान देंगे क्या पूछा है, सही है नहीं सही है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाए चल जाएगा, एग्जाम में गलती बिल्कुल ना हो। जब मुझसे ही गलती होगी उस समय आपने देखा भी कि क्वेश्चन में नहीं पूछा था, मैं सही ढूंढ रहा था, तो कोई नहीं हो जाता है, लेकिन एग्जाम में ना हो। बस एग्जाम में होगा फिर आप 1 साल पीछे चले जाएंगे। स्वर्ण सिंह समिति की बात कर रही है। ठीक है,
करों के भुगतान का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो जी बिल्कुल, ये आपका हर एक देश के नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो अपना टैक्स दे, ताकि टैक्स देगा तभी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमिक डेवलप करेंगी। मूल कर्तव्यों का पालन करें, माफ़ कीजिए, मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर आर्थिक दंड होना चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, ये भी सिफारिश की गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, इसमें वो दिया नहीं है, जो स्वर्ण सिंह समिति थी ये एक्चुअली में कब आई थी, तो ये आई थी आपका 1776 में आई थी। ठीक है, ये शायद हमने पहले वीडियो में भी मतलब कुछ क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, 1776 में आई थी। उसके बाद इस तरह का आर्थिक दंड लगाने वाले किसी भी कानून को मूल अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जी हाँ बिल्कुल, ये तीनों ही आपके सही हैं, डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे बिना कुछ सोचे समझे। निम्नलिखित पर विचार करना है और इनमें से किसने राज्य के निहित तत्वों में निहित सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हैं। प्रसूति विधा अधिनियम 1961, तो जी हाँ बिल्कुल भी, ये भी डीपीएसपी के नेतृत्व में है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये भी इसका हिस्सा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये तो बिल्कुल है। दंड प्रक्रिया संहिता, ये भी है। तो ये क्या है, नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हैं। तो ये आपके चारों ही करते हैं। ठीक है, चारों ही करते हैं, डी के साथ मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस 5-10 मिनट और सब्र कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आगे डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। 5 मिनट में इसको आई होप मैं कंप्लीट कर लेंगे 5 मिनट में, डोंट वरी। हाल ही में इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, या किससे संबंधित है। ठीक है, तो इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया है आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए, उन्हें बरामद करने के लिए। तो जी हाँ बिल्कुल, यही सही है। ठीक है, आप लोगों से बात करना चाहूँगा। आप लोग सोचते होंगे कि काफ़ी टाइम ले लेते हैं हम, लेकिन आप टाइम के साथ ये भी तो देखिए क्वांटिटी कैसी मिल रही है। अब मैं मान लीजिए टिक मार्क ऐसे लगाता चलूँ, ऐसे लगाता हूँ, ऐसे लगाता हूँ, क्या मिलेगा इससे? टाइम वेस्ट करने आते हैं आप यहाँ पे? क्या टाइम तो वेस्ट करना नहीं है, सीखना है कुछ ना कुछ, और सीखने के लिए तो टाइम लगता है। ठीक है, आप खुद सोचिए 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन के A to Z पॉइंट मिल रहे हैं, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, हर एक ईच एंड पॉइंट का बिल्कुल एकदम समरी मिल रही है। क्या चाहिए आपको? वो भी यूपीएससी जैसे क्वेश्चन, स्पेशली पॉलिटी के थोड़े क्वेश्चन लेंदी होते हैं, ये अब आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो टाइम मत देखिए। ठीक है, टाइम मत देख ली, बिलीव दैट अगर आप वीडियो को देखेंगे, पीटी से पहले सारी वीडियो देख लेंगे जो भी मैं बताऊँगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग क्वालिफाई की स्थिति में ज़रूर होंगे। ठीक है, और सीसेट के लिए भी कुछ कर रहेंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, सीसेट के लिए भी कुछ करते हैं, और सीसेट के लिए मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँ जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ऐसे कई लोगों ने अपना के अपना सीसेट भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो बस आप बने रहिएगा वीडियो में, चैनल पे, और सपोर्ट भी करते रहिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलती रहे। तो ये आपका हो गया था, आगे चलते हैं। बस 5 मिनट और, ज़्यादा नहीं, 6 क्वेश्चन बचे हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रदान किए गए निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करना है। इसमें से कौन सा निदेशक गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? ठीक है, गांधीवादी विचारधारा पे कौन सा इसमें से आधारित है? ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना, तो ये आपकी गांधीवादी को प्रोत्साहन कर रहा है, और ये आपका आर्टिकल में आता है 43 आर्टिकल में आता है। ठीक है, 43 आर्टिकल में आता है। वृहद व्यापारी और निश्चलता के दशाओं को लोक सहायता में काम पाने का अधिकार को प्रदान करना, तो जी नहीं, इस संबंध नहीं है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज में अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना, तो जी हाँ बिल्कुल ये भी है, और ये आपका आर्टिकल 46 में आता है। कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक, इससे कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है बताना है। भारतीय संविधान के संदर्भ में आर्टिकल 14 के अंतर्गत केवल विधि की समक्ष समानता का प्रावधान विधियों के समान संरक्षण का नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, गलत है ये। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहां समानों और असमान को भिन्न
व्यवहार किया जाता है वह अनुच्छेद 14 नहीं होती है। सही पूछा है, ये आपका सही है। ठीक है, बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्यों में राज्य में शामिल क्या क्या है? तो ये केंद्र और राज्य का विधायी अंग, बिल्कुल, केंद्र और राज्यों का अधिकारी अंग, स्थानीय प्रतिनिधिता, ये तीनों ही आपके शामिल है। डी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय द्वारा रेट जारी के संदर्भ में, ठीक है, तो ये एक परमादेश की बात हो रही है। बाकी इसको थोड़ा आप पढ़ लेंगे वीडियो पर सुन के। एक्चुअली में याद मूर्ति विसर्जन है, दशहरा है, तो यहाँ थोड़ा शोर आ रहा होगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करा दूँ। ठीक है, आवाज़ आपको थोड़ा थोड़ा आ रही भी होगी। राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह केवल भारतीय संविधान के राज्य सूची में उल्लिखित विषयों को ही मानवता अधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। आयोग अपना वार्षिक या वित्तीय राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत करता है। तो ये आपका दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों ही गलत है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र सरकार के विधायी निकायों द्वारा सीमित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है ये आपका गलत है। ठीक है, सी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 के संबंध में विचार करना है और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो ये धार्मिक विश्वासों और धार्मिक अनुष्ठानों को शामिल करते हैं, तो बिल्कुल ये सही है आपका। और राज्य में प्रसारित किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, तो जी ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी रूल एंड रेगुलेशन है, तो आपका ए के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि टेस्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है यूपीएससी पीटी का विजन आईएएस का। ठीक है, और हम आगे भी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।